नमस्कार। ओके, तो आज जो है हम एचएसीसीपी के अगले भाग पे जो है चल रहे हैं पार्ट 2 में। आज हम कुछ बहुत ही अहम बातें जो है चर्चा करेंगे एचएसीसीपी के बारे में। तो उसकी शुरुआत जो है आज की शुरुआत हम करेंगे जो टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कि आगे जाके एचएसीसीपी के सिस्टम में जो है इस्तेमाल किया जाता है। उन टर्म्स के बारे में जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने है। तो हम शुरू करते हैं। सीसीपी डिसीजन ट्री, इसका मतलब क्या है? सीसीपी निर्णय ट्री मतलब, देखिए, अगर आपको सीसीपी यानी कि महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, जिसको हमने आगे पहले पढ़ा था, किसी भी प्रणाली में, किसी भी प्रक्रिया में अगर आप तय करना चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण बिंदु, नियंत्रण बिंदु कौन सी है, तो आपको एक सवाल जवाब का पूरी की पूरी जो है क्या कहते हैं, एक सिस्टम अपनाना पड़ेगा। एक सवाल जवाब की जो है एक सीक्वेंस अपनाएंगे और हाँ या ना में जवाब देते हुए पहुंचेंगे, और आखिरकार जो है आप उस महत्वपूर्ण जो है नियंत्रण बिंदु को जो है तय करने में, ये जो सवाल और जवाब की जो सीक्वेंस है, ये इस पे निर्भर करता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं डिसीजन ट्री का मतलब है कि ये सवाल जवाब के अलग अलग ब्रांच आउट होके अल्टीमेटली ये तय होता है कि जिस स्टेज को, जिस स्टेप को, जिस चरण को जो है आपने चुना है तय करने के लिए कि ये महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु यानी कि सीसीपी है या नहीं, तो इसी डिसीजन के ट्री के माध्यम से जो है किया जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीसीपी को तय करने में। ठीक है, तो सीसीपी डिसीजन ट्री, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको समझाते जाता हूँ। उसके बाद कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। आप जो है ऐसा कोई सिस्टम जिससे कि आप, आपकी जो ऑपरेशन है, आपके जो काम करने के जो तौर तरीके हैं, उस पे आप जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो कि वो प्रक्रिया जो है उसी अनुसार चले, तो आप उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसको पकड़ के जो है आप उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, उस प्रणाली को जो है अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उसको हम कंट्रोल कहते हैं। स्थापित मानदंडों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए किसी ऑपरेशन की शर्तों का प्रबंधन करना। तो ऐसा एक कंडीशंस बनाना जिससे कि जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया, वो चरण जो है आपके काबू में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण, कंट्रोल मेजर। ठीक है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नापेंगे? एनी एक्शन और एक्टिविटी दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस अ सिग्निफिकेंट हैजर्ड। नियंत्रण उपाय। देखो, कंट्रोल करना है तो किसी न किसी माध्यम से जो है आप कंट्रोल करेंगे। वो माध्यम, वो तरीका क्या है जिससे कि आप कंट्रोल जो है कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण उपाय, एक महत्वपूर्ण खतरे को रोकने, समाप्त करने या कम करने के लिए किसी भी कार्रवाई या गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है। कोई भी आप ऐसा काम जिससे कि जो है आप उस उस चरण को, उस प्रक्रिया को जो है अपने नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, उसको आप कंट्रोल मेजर कहते हैं। अब इसमें जो है कंट्रोल मेजर तापमान हो सकता है, पीएच हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। कंट्रोल पॉइंट, वो चरण जहाँ पे, वो चरण पूरी प्रक्रिया में एक चरण जिस पे कि आप नियंत्रण लागू करते हैं। ठीक है, और नियंत्रण की कार्रवाई जो है आप लागू रखते हैं, उस चरण को जो है आप कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक फ्लो चार्ट बनाया, पूरी प्रक्रिया को जो है एक
मैप के तौर पे जो है आपने बनाया, और उसमें एक चरण होता है जहाँ पे आप नियंत्रण रखना चाहते हैं। उस पे नियंत्रण रखने से आपकी जितनी भी जो है खतरनाक चीज़ें हैं, वो चाहे जैविक हो, भौतिक हो, रासायनिक हो, इसको जो है आप अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। उस चरण को जो है आप कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। ठीक। उसके बाद आती है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने नियंत्रण में रखा तो सभी जो है आपके जैसे इच्छा अनुसार, आपके नियंत्रण के अनुसार जो है सब चले। कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है, और कहीं न कहीं आपके बनाए हुए वो तौर तरीके, उन प्रोसीजर्स, उन प्रक्रियाओं से जो है कहीं न कहीं विचलित हो रही है। आपकी वो प्रक्रिया जो है विचलित हो रही है, इसी को आप नापते हैं, इसी को जो है आप अपनी देख-रेख में रखते हैं। तो कहीं न कहीं जब ये आपके बनाए हुए उस नियंत्रण प्रणाली से विचलित होता हुआ दिखाई दे, तो आपको ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा जिससे कि वो वापस जो है नियंत्रण में उसको आप ला सकें। तो ऐसे कार्य जिससे कि आप वो विचलित होते हुए जो प्रणाली है उसको अपने नियंत्रण में वापस लेके आते हैं, उसको हम सुधारात्मक कार्रवाई कहते हैं, राइट, करेक्टिव एक्शन। देन आती है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन यानी कि मानदंड। आप तय करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो निर्णय लेने के लिए कोई एक ऐसी चीज होती है, एक मानदंड होती है जिसके आधार पर जो है आप निर्णय लेते हैं, उसको हम क्राइटेरियन कहते हैं। ठीक है, एक आवश्यकता जिस पर कोई निर्णय या निर्णय आधारित हो सकता है ना, एक रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पे जो है आप अपना निर्णय लेते हैं, सही है या गलत, ये विचलित हो रहा है या नहीं विचलित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एक ऐसा एक क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लीजिए, ऐसी क्राइटेरिया होती है जिसके आधार पे आप तय करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, तो हमने यही बोला, वो एक चरण जिसको या जिस पे आप पूरी तरीके से अपनी भौतिक, नैतिक और रासायनिक जो हानिकारक पदार्थ है खाने में, उस पे जो है रोक लगा सकते हैं, उसको अपने काबू में रख सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। तो पूरी प्रणाली में, पूरी प्रक्रिया में वो वैसा एक चरण जहाँ पे आप भौतिक, रासायनिक या जैविक हानिकारक पदार्थ को जो है अपने काबू में रख सकते हैं। काबू में रखना यानी कि उसको हटाना, उसको कम करना। ठीक है, ये दोनों ही जो है नियंत्रण में रखने को कहते हैं हम। जो वैसा एक चरण आप तय करते हैं, वो चरण कैसे तय करते हैं हमने पहले डिसाइड किया। ये बिंदु चरण जो है तय करने के जो है एक प्रक्रिया भी, उसका भी एक अलग प्रक्रिया है जिसको हम डिसीजन ट्री के नाम से सबसे पहले पढ़े थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियरली याद रखनी पड़ी। इसको आगे जब विस्तार रूप में पढ़ेंगे, उस पे और चर्चा करेंगे, आपको और समझने लायक भाषा में और उदाहरण को लेते हुए हम समझाएंगे। अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए, ये जो टर्म है, ये शब्द जो हैं, आपको कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रिटिकल लिमिट, महत्वपूर्ण सीमा। देखिए, आप एक वैल्यू तय करते हैं, एक क्या कहते हैं, वैल्यू को हम क्या करें, मूल्य तय करते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, तापमान को जो है हम लेके चलते हैं। हम ये बात करते हैं कि खाना जब पकाते हैं तो 72 डिग्री से कम जो है नहीं होनी चाहिए, यानी कि खाने की भीतर की जो तापमान है वो 72 डिग्री तापमान होनी चाहिए, और कुछ क्षणों के लिए जो है आपको वो 72 डिग्री टेम्परेचर तापमान जो है बना के रखना पड़ेगा। तो आपने ये तय कर लिया ना कि 72 डिग्री तापमान और कुछ क्षण, यानी कि 5 क्षण, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ये तय कर लिया आपने। वैसे ही
अगर आप खाने को जो है लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, मान लीजिए 24 घंटे के लिए खाने को जो है आप बचा के रखना चाहते हैं पकने के बाद, तो आप क्या करेंगे, 5 डिग्री तापमान, उससे कम तापमान में जो है उसको आप स्टोर करेंगे, है ना? तो ये जो आपने मूल्य जो तय किया, 5 डिग्री तापमान और 24 घंटा, ये मूल्य तय किया है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर आप गर्म खाने की बात कर रहे हैं, 72 डिग्री तापमान और 10 सेकंड मान लीजिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये आप लिमिट जो तय करते हैं, ये जो आप लिमिट तय करते हैं, उसको जो है हम क्रिटिकल लिमिट कहते हैं। इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिना आप क्रिटिकल लिमिट को तय किए, बिना किसी मूल्य को तय किए, आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को निर्धारित कर ही नहीं सकते। आपको एक मूल्य तो तय करना ही पड़ेगा, किसी न किसी एक ऐसा विषय को लेना पड़ेगा। तापमान ले लिया आपने पीएच ले लिया, ये बहुत कॉमन है, बहुत साधारण चीज़ें हैं जो आप खाने के इंडस्ट्री में जो है बहुत ही सरल तरीके से आपको पाया जाता है, देखने को मिलता है। आप उदाहरण के लिए लेते हैं, दूध की जो है पैस्चराइजेशन, अगर हम बात करें, दूध की पैस्चराइजेशन के लिए तापमान और समय दोनों ही तय है। ये दोनों ऐसे मूल्य हैं जिनके आधार पर आप तय करते हैं कि आप कीटाणु को एक हानिकारक चीज़ मान के चलते हैं, जैविक हानिकारक चीज़ मान के चलते हैं, तो उस पे काबू रखने के लिए, खासकर वो कीटाणु जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, उस पे नियंत्रण रखने के लिए आप पैस्चराइजेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें टेम्परेचर, तापमान तय है और समय भी तय है। उसमें भी यही तापमान होती है, 72 डिग्री टेम्परेचर और 15 सेकेंड। इतने समय के लिए आप छोड़ेंगे तो हानिकारक कीटाणु जो है काबू में रहती है। तो ये कहीं हम तय करते हैं, ये तय करना जो है बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मूल्य तय करना ज़रूरी है। उसके बिना आप नाप ही नहीं सकते, ठीक? तो इसी को हम क्रिटिकल लिमिट कहते हैं। एक खाद्य सुरक्षा खतरे की घटना को रोकने, समाप्त करने या कम करने के लिए एक सीसीपी पर एक जैविक, रासायनिक या भौतिक पैरामीटर का अधिकतम या न्यूनतम मूल्य को नियंत्रण किया जाना चाहिए। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे आपको समझाया। डिविएशन यानी कि विचलन, आपने तय कर लिया, मूल्य भी तय कर लिया, सीसीपी डिसाइड कर ली, मूल्य तय कर लिया, और आप उसको जो है अपनी निगरानी में रख रहे हैं। निगरानी करते में आपने देखा कि वो प्रक्रिया जो है वो मूल्य से ऊपर जा रहा है, वो चरण में जो है, जो आपने मूल्य तय किया है उससे ऊपर या नीचे जा रहा है ना? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अधिकतम या न्यूनतम मूल्य से जो है ऊपर या नीचे जा रहा है। अगर ऐसा जा रहा है, इसका मतलब आपकी प्रक्रिया जो है, आपने जो तय किया उससे वो विचलित हो रही है। इसी को हम डिविएशन कहते हैं। फेलियर टू मीट अ क्रिटिकल लिमिट, आपने क्रिटिकल लिमिट तय किया है, ओके, क्रिटिकल लिमिट को यहाँ क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण सीमा, ये महत्वपूर्ण सीमा तय किया है, उस सीमा से ऊपर या नीचे जाता है तो हम कहते हैं ये विचलित हो रही है। तो जब विचलित होती है तो आपको वापस लाने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ती है, सुधारात्मक कार्रवाई लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इन सबको जो जोड़ के आपको समझना होगा। HACCP प्लान यानी कि योजना, HACCP का योजना एक लिखित दस्तावेज जो HACCP के सिद्धांतों पर आधारित है और जो प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो प्रक्रियाओं को जो है पालन करना है, उसके लिए आपने एक दस्तावेज तैयार किया, लिखा पढ़ी करी और दस्तावेज तय किया, जिसके आधार पे जो है आप हैसअप का जो है इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, लागू कराएंगे। ठीक है, उस दस्तावेज को हम हैसअप प्लान कहते हैं। हैसअप सिस्टम, जो हैसअप प्लान के फलस्वरूप हमें जो नतीजा मिलता है उसको हम हैसअप सिस्टम कहते हैं। तो रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैसअप प्लान, हैसअप प्लान की जब आप
उसको लागू कराते हैं तो उसका जो परिणाम जो मिलती है उसको हम हैसअप प्लान कहते हैं, HACCP सिस्टम कहते हैं, HACCP प्रणाली कहते हैं। HACCP टीम वो एक समूह या एक संगठन जो कि जिनमें कि आप अलग अलग किस्म के जो है अलग अलग क्या कहते हैं जानकारी वाले अलग अलग क्षमता वाले जो हैं जो कार्यकर्ता हैं आपके इंडस्ट्री में आपके संस्थान में, उनको आप इकट्ठा करते हैं जिनमें हैसअप को जो है आपके संस्थान में लागू करने की क्षमता होती है। लागू करने की क्षमता का मतलब हैसअप के बारे में जानकारी, आपके जो संस्थान में कार्य जो होता है, जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी। तो इन दोनों के बारे में जानकारी जिस व्यक्ति को होगा वही जो है हैसअप को जो है लागू करा पाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को जो है अगर आपने एकत्रित किया, 5 लोग 6 लोग 10 लोग उनको एकत्रित किया और उनके माध्यम से जो है आपने हैसअप को इम्प्लीमेंट कराया और उसकी निगरानी भी रख रहे हैं, तो ऐसे एक समूह को, ऐसे एक संगठन, ऐसे एक ग्रुप को जो है आप हैसअप टीम कहते हैं। ठीक है। हैजर्ड हमने ऑलरेडी बात कर लिया, खतरा या ऐसी कोई चीज जिससे कि खतरा पैदा हो सकता है, ऐसे कोई खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ में पड़ा हुआ कोई ऐसा वस्तु जिससे कि हानि पहुंच सकती है। ये भौतिक भी हो सकती है, एजेंट हो सकती है, रासायनिक हो सकती है और जैविक हो सकती है। ज्यादातर आगे जाके जब भी आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आप जैविक की जो है ज़्यादा चर्चा करते हैं। रासायनिक और भौतिक जो हैं, जो एजेंट्स हैं, यानी कि ये खतरनाक चीज़ें जो होती हैं खाद्य पदार्थ में जो पाए जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी मात्रा जैविक चीज़ों के मुकाबले बहुत कम होती है। जैविक चीज़ों में हम बात करेंगे ज़्यादातर कीटाणुओं के बारे में, आगे जाके जब हम चर्चा करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। हैज़र्ड एनालिसिस, हैज़र्ड एनालिसिस का मतलब है खतरनाक चीज़ों का विश्लेषण। हैज़र्ड एनालिसिस जो है 2 तरीके से होती है, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और हैज़र्ड की जो है डिस्क्रिप्शन। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन यानी कि वो खतरनाक चीज़ जिनसे कि जो है हानि पहुंच सकती है या हानिकारक चीज़, चाहे वो जैविक हो, भौतिक हो या रासायनिक हो, इनकी जो है पहचान रखना वो पहली कड़ी है। उसके बाद जो पहचाना गया जो खाद्य पदार्थ की जो है जो क्या कहते हैं हानिकारक जो पदार्थ है, वो उसकी जो है डिस्क्रिप्शन, उसको जो है पूरी तरीके से समझ के विस्तार रूप में उसका एक डिस्क्रिप्शन देना। क्योंकि देखिए अगर आपने जो है एक ऐसा कोई कीटाणु जिसको कि पहचाना जो कि खाने में मौजूद होने पर नुकसान जो है इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उसकी एक अलग डिस्क्रिप्शन होती है। अगर ऐसा कोई कीटाणु मिला जिसकी थोड़ी बहुत कम से कम मात्रा में मौजूद होने पर भी खतरा जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि हानि बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसको जो है अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो आप हर एक ऐसी चीज़ जो हानिकारक पदार्थ हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, इसको हम हैज़र्ड एनालिसिस कहते हैं, यानी खतरों का जो है विश्लेषण। ठीक है, तो ये हैज़र्ड एनालिसिस हो गया। उसके बाद आती है मॉनिटर करना। मॉनिटर करना यानी कि देख रेख रखना, निगरानी रखना, एक तरीके से कह लीजिए निगरानी रखना। आपने एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु तय किया, मतलब क्रिटिकल बिंदु, क्रिटिकल CCP आपने तय किया। आप महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु ये तय किया, आप उसको जो है तय करने को एक चरण जिस पे कि आपने ये CCP को तय किया। अब CCP को जो है आपने नियंत्रण में रखने के लिए आपने क्रिटिकल लिमिट तय करी और उसकी आप जो है आपने सिस्टम में जो लागू करा दिया। अब ये आपने जो कुछ भी तय किया है आपके अपेक्षा के अनुसार
जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ना हो, कहीं ना कहीं वो विचलित हो रहा हो, उसकी निगरानी रखना। ठीक है, ये जो है मॉनिटरिंग में आता है। तो यह देखने के लिए कि सीसीपी नियंत्रण में है या सत्यापन में भविष्य के उपयोग के लिए एक सटीक रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए अवलेकन अवलोकन या माप के नियोजित अनुक्रम का संचालन करने के लिए। तो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपने कहीं ना कहीं आपकी सीसीपी जो है विचलित ना हो, उसको अपनी देखरेख में रखते हुए जो चीज आपको देखने को मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं दर्ज किया जाए, जिससे कि जो दर्ज किया हुआ जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, आगे जाके भविष्य में जो है उसकी इस्तेमाल उस इंफॉर्मेशन, उस जानकारी को जो है कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है, इसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर करना। तो आप जो जानकारी है, जो आपकी निगरानी में जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसको कहीं ना कहीं आप दर्ज करें। ये बहुत करना, दर्ज करना जो है, रिकॉर्ड करना जानकारी को जो है, ये हैसप का जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विषय है। इसको करना ज़रूरी है। इसके बिना जो है आपके पास आगे जाके उस चीज़ पे कहीं ना कहीं विचलन होती है, तो उसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी और उस पे काम करना आपके लिए, सुधारात्मक कार्य करना जो है मुमकिन नहीं हो पाएगा। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, ये हमने पहले ही चर्चा किया है। हमने बोला हैसप अगर आप अमल कराना चाहते हैं तो हैसप अमल कराने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएं कार्यक्रम जो है मौजूद होना ज़रूरी है। हैसप के जो है कुछ प्री रिक्विजिट, जैसे हमने बताया पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ बनी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये मौजूद होगी तब जाके हैसप को जो है आप लागू करें, तो उसका कुछ फलस्वरूप नतीजा मिलेगा, फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसके बाद जो अगला जो अल्फाज है वो है गंभीरता, सिवियरिटी, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ है उससे पैदा होने वाली जो नुकसान है उसकी जो है गंभीरता कितनी है। ठीक है, इसको हम सिवियरिटी कहते हैं। उसके बाद आती है स्टेप या चरण। तो आप पूरी जो है जो खाना पकाने की जो प्रक्रिया है उसको अलग अलग चरणों में जो है डिसाइड करते हैं कि ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा तो इनको जो है हम स्टडी करते हैं। इनको बनाने से ही जो है आपको समझ में आएगा कि कौन से चरण पे जो है आप सीसीपी को जो है अमल करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आती है वैलिडेशन यानी कि सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है, देखिए आपने जो है पूरी क्या कहते हैं एक फ्लो डायग्राम बनाया है, पूरी प्रक्रिया को जो है मैप किया है। ठीक है, आप अलग अलग चरण जो है तय करते जाते हैं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ये आपने कागजी कार्रवाई कर ली, ये आपने जो भी एक जगह बैठ के जो तय किया है, ये वाकई में आपके संस्थान में जो कार्य होता है इसी के अनुकूल होता है, इसी के अनुसार होता है या नहीं होता है, इसको आपने वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऑन साइट जहाँ पे ये जैसे भी आपने फ्लो बनाया है उसी फ्लो के अनुसार चल रहा है नहीं चल रहा है, वहाँ पे उस कार्य होती जो जगह है वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई करना पड़ता है। इसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ये दोनों जो है आपकी प्रणाली को जो है वैलिडेट करना, आपकी जो हैसअप सिस्टम जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको वैलिडेट करना, सत्यापन करना, ये दोनों हैसअप का ही जो है हिस्से हैं। ये टर्मिनोलॉजी को आगे जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज आपके लिए ये टर्म्स हैं जो कि हैसअप के सिस्टम में आगे जाके इस्तेमाल किया जाते हैं। अब हम जाएंगे गाइडलाइंस यानी कि एचएसीसीपी के सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश, दिशा निर्देश। मतलब आपको एक गाइडेंस मिलता है जिससे कि जिसके आधार पर जो है हैसअप के सिद्धांत को जो है आप इम्प्लीमेंट करा सकें, उसको लागू करा सकें। ओके, तो तीन चीज़ें इसमें सबसे अहम बातें हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का
कमिटमेंट, प्रबंधन प्रतिबद्धता, यानी कि मतलब ये है मैनेजमेंट को जो है तय कर लेना पड़ेगा कि चाहे, देखिए हैसब को जब हम अमल करना चालू करते हैं किसी भी संस्थान में, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, क्योंकि कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये अमल करना इतना आसान नहीं है। एक तो आप में जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लगने लगेगा कि क्या चीज़ें हम पे जो ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इसको करो उसको करो, और थोड़ी बहुत जो है पैसे की खर्च की भी जो है ज़रूरत पड़ जाती है, और आपको अपने प्रोसीजर को लगाते में जो है कुछ समय काल, कुछ कार्यकाल के लिए प्रोसीजर ऐसे लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है भारी पड़ रहा है। तो इस चीज़ से जो है घबराहट होके अगर जो प्रबंधन जो है अपने कदम को पीछे रख लेती है, तो समझ लीजिए हैसब जो है आपके यहाँ अमल नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट को, यानी कि प्रबंधन को जो है ये तय कर लेना पड़ेगा, चाहे कुछ हो, हमें हैसब को जो है अमल करना ही करना। ये सबसे पहला जो है गाइडलाइन है, इसके बिना जो है हैसब का अमल करना बेकार है, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, यानी कि पूर्वापेक्षाएं कार्यक्रम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो इन सब चीज़ों का, पर्सनल हाइजीन का होना, साफ सफाई का होना, फैसिलिटीज़ का होना, ये सब चीज़ें जो है पहले से ही क्लियर होनी चाहिए, इनका अमल हो रखा होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसके बाद है सब के जो है सिद्धांतों के आधार पर जो है आप अमल करना शुरू करते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सबसे आखिर बात और बहुत अहम बात, यानी शिक्षा और प्रशिक्षण। जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, आपके संस्थान में जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको शिक्षा और प्रशिक्षण देना हैसब के बारे में। जैसे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति हैसब के बारे में जितने कार्यकर्ता हैं उनको समझाएं, इसकी अहमियत समझाएं, इसको लागू करने से होने वाली जो फायदाएं हैं उसको समझाएं, तब जाके जो है ये सही मायने में हैसब का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद आती है डेवलपिंग है HACCP प्लान। देखिए HACCP प्लान हमने पहले डिस्कस किया। HACCP का जो है प्लान, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या अल्फाज यूज किए हमने। योजना, HACCP योजना, इसको बनाने के लिए जो ये स्टेजेस हम पढ़ते जाते हैं, सबसे पहले हैसब टीम को इकट्ठा करना, खाद्य पदार्थ और उसका वितरण, उसके बारे में जो है पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन रखना, राइट, पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन। सर ये चीज़ें जो हैं बहुत ही अहम बातें होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। हाँ जी, तो खाना, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ के आप उसकी वितरण कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, और उसको जो है उसकी लिखा पढ़ी कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। देन जो खाद्य पदार्थ जिसकी आप सेल करते हैं, उसको जो है आप उसका वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो किसको करते हैं, वो कहाँ, कौन उसको ग्रहण करने वाला है, वो जो ग्राहक है उसके बारे में भी आपको क्लियर होना है। देखिए एक उदाहरण के लिए हम बताएं, आगे जाके पढ़ेंगे, खैर ये इतना समझ लीजिए कि वो जो खाद्य पदार्थ है जिसकी आप वितरण करते हैं, जिसको कि आप बेचते हैं, ग्राहक कौन है जो उसको इस्तेमाल करने वाला है, उसके बारे में जानकारी। उसके बाद एक फ्लो डायग्राम बनाना, यानी कि जैसे ये है, ये जो आपको आपके सामने जो दिख रहा है, इसी को हम फ्लो डायग्राम कहते हैं। जो आपके सामने ये जो दिख रहा है, राइट, इसी को हम फ्लो डायग्राम कहते हैं, एक के बाद एक, है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, एक चरण उसके बाद दूसरा चरण, ये जो हम तय करके चलते हैं इसको हम फ्लो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, मैं समझा दूं, एक चरण के बाद दूसरा चरण। जैसे खाना जो है, आपने खाद्य पदार्थ में डालने वाली सामग्री, उसको आपने रिसीव किया, सप्लायर ने आपको दिया, आपने स्टोर में रखा, स्टोर से जो है आपने किचन को इशू किया,
और किचन में जो है अलग अलग सामग्री को मिला के जो है खाने को मिलाया गया, फिर पकाया गया, पकने के बाद जो है वो पैकेज हुआ, पैकेज होके दोबारा जो है रेफ्रिजरेटर में रखा गया, रेफ्रिजरेटर में से उसको ट्रांसपोर्टेशन। तो ये अलग अलग चरण में जो है आप तय करते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है उसको आप ऐसे फ्लो चार्ट में डाल के, आपके सामने जो दिख रहा है ऐसे फ्लो चार्ट में आपने उसको डाल के रखा। ठीक है, ये भी बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद जो आपने ये फ्लो डायग्राम बनाया है, प्रणाली का जो है अलग अलग चरणों की जो है सीक्वेंस में आपने डायग्राम जो बनाया, उसको ऑन साइट जाके वेरीफाई करना कि आप वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी फ्लो डायग्राम बनाया है, जो भी कार्य जो है तय किया है कि ये होता है हमारे यहाँ और ऐसे होता है, वो आपने तो एक जगह बैठ के लिख दिया, और वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, इसको जाके वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हैसअप की प्लान में आती है। ये जब आप इम्प्लीमेंट करा लेंगे तब जाके हैसअप के पहले सिद्धांत पे जो है हम पहुंचते हैं। अब इनको एक एक हिंदी में जो है अनुवाद करें। हैसअप टीम का इकट्ठा करना, ठीक है, खाद्य पदार्थों और उसके वितरण का वर्णन करें, खाद्य पदार्थों के इच्छित उपयोग और उपभोक्ताओं का वर्णन करें। कौन जो है, आप कहाँ किसको वितरण करना चाह रहे हैं, किसको बेचना चाह रहे हैं, और वो इंसान इसकी जो है कैसे जो है ग्रहण करेगा, कौन है जो आपके ग्राहक हैं जो इसको कंज्यूम करने वाले हैं, क्यों इसकी अहमियत, इतनी अहमियत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। एक प्रवाह आरेख, फ्लो चार्ट को हम कहते हैं, फ्लो डायग्राम को प्रवाह आरेख, उसको जो है बनाए, आपकी जो भी प्रक्रिया है उसकी एक प्रवाह आरेख बनाए, एक अलग अलग चरण, मतलब एक चरण के बाद दूसरा चरण, ये तय करें जैसे हमने पहले ये दिखाया था। फिर प्रवाह आरेख की जांच करें, साइट में जाके जहां वो प्रवाह आरेख की जो आपने बिंदु बनाई हुई है, चरण बनाई हुई है, वहां जाके देखिएगा कि वाकई में वो चरण है भी या नहीं, उसको तय करें। अब एक एक करके जो है इन 5-6 पॉइंट्स को जो है हम डिस्कस करते हैं। खाद्य पदार्थ और उसके वितरण का वर्णन करें, यानी कि आप एचएससीसी में बहुत ज़रूरी है कि कौन सा खाद्य पदार्थ जिसका जो है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके कि आप निर्माता हैं, वो, और वो कैसे आप जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले हैं। उदाहरण के लिए हम बता दें, आप अगर मान लीजिए आइसक्रीम का जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम निर्माता है, और आप आइसक्रीम को जो है ग्राहक तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी की पूरी जो है जो वितरण करने की जो प्रक्रिया है उसमें फ्रीजर जो है बहुत ज़रूरी है, तापमान की जो है बहुत अहमियत है। बिकॉज अगर आप तापमान बराबर नहीं रखेंगे तो आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं बना रहेगा। तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तय करेगी कि हैसअप जो है आप कैसे इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए हमने बताया। फिर हैसअप की टीम को जो है असेंबल करना। देखो, हैसअप की टीम में आप किन किन लोगों को शामिल करेंगे, ये यहाँ बहुत क्लियरली, देखिए, एक इंसान बैठ के पूरे संस्थान के जो कार्य हैं उसको जो है उसके आधार पर जो है हैसअप की प्लान बनाना ये मुमकिन नहीं है। ज़रूरी है कि आप अलग अलग विभाग से जो है लोगों को चुनें, और आप अपने हैसअप की जो टीम है, हैसअप की जो समूह है, उसमें जो है उनको शामिल करें। उदाहरण के लिए ये इंजीनियरिंग विभाग से हो सकते हैं, प्रोडक्शन यानी कि निर्माता जो है विभाग है, जो प्रोडक्शन विभाग है उनमें से हो सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सब मिलके जो है हैसअप टीम बनती है। इनके अलावा हर एक विभाग में, जो भी आपके संस्थान में विभाग है, हर एक विभाग में से एक एक इंसान को जो है आप अपने टीम में शामिल करें, तो हैसअप अमल करना बहुत आसान हो जाता है। इनको अलग अलग विभाग में से लोगों को अपने टीम में, समूह में शामिल करने का एक कारण होता है। एक विभाग में जो काम होता है वो दूसरे विभाग के कार्यकर्ता को जो है समझ हो, ये जरूरी नहीं है। तो उसी विभाग से एक इंसान को, आप एक कार्यकर्ता को जो है अगर आपने समूह में शामिल करते हैं,
तो उसको जो है वो विभाग कैसे काम करती है उसकी पूरी जानकारी होगी। उसके अलावा वो हैसअप जो है कैसे अमल किया जा सकता है उसकी भी जानकारी होगी। तो हैसअप को जो पूरी संस्थान में अमल करने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो जो इंसान जिसको कि आप हैसअप की टीम में शामिल करते हैं, उस व्यक्ति को, उस कार्यकर्ता को जो है कुछ जानकारियों का होना, उसकी उसके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हैसअप कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए उस कार्यकर्ता की, उस पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। विश्लेषण करना या खतरनाक चीज़ों को हैजर्ड एनालिसिस करने की जो है उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ओके, यानी कि खतरों के बारे में जो है विश्लेषण करने की जो है उसको क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, संभावित खतरों की पहचान करें जो हैजर्ड हो सकती हैं। आप किसी भी जो विभाग में हो, खाना उससे गुजरती हो, खाद्य पदार्थ उससे गुजरती हो, उस विभाग से गुजरती हो, तो कौन सी जो है चरण में जो है किस किस्म का खतरा जो है उस खाद्य पदार्थ के साथ जुड़ सकती है, उसकी जो है पहचान रखने की क्षमता रखें वो कार्यकर्ता जो आप जिनको कि आपने हैसअप टीम में शामिल किया हुआ है। खतरों की नियंत्रण किया जाना चाहिए। नियंत्रित मतलब उन खतरों को जो है कैसे नियंत्रण में रखा जाए उसकी भी उसको जानकारी होनी चाहिए। मतलब वो नियंत्रित चीज को जो है कैसे तय करें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। निगरानी और सत्यापन के लिए नियंत्रण महत्वपूर्ण सीमाएं और प्रक्रियाएं सुझाते हैं। यानी कि उस व्यक्ति में इतनी जानकारी होनी चाहिए हैसअप के बारे में कि सीसीपी को कैसे मॉनिटर किया जाए, ठीक है, और वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, सत्यापन कैसे किया जाए, महत्वपूर्ण सीमाएं यानी कि क्रिटिकल लिमिट्स जिनकी हमने जो है डिस्कशन करी उनको जो है, और प्रक्रियाएं, ये पूरे के बारे में जो है सुझाव दे सकें। बिकॉज उनको जानकारी होगी तभी वो सुझाव दे सकते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर, उस कार्यकर्ता के अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए। विचलन होने पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है। उस व्यक्ति के अंदर, उस कार्यकर्ता के अंदर ये भी होनी चाहिए भाई, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रक्रिया है, हैसअप की जो प्रक्रिया है, कहीं किसी भी कारणवश जो विचलित हो रही है तो उसको सुधारने के लिए जो है उनको सुझाव देने लायक क्षमता होनी चाहिए उनमें। यदि महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात नहीं है तो HACCP योजना से संबंधित अनुसंधान की सिफारिश करें तथा HACCP योजना को मान्य करें। ऑलराइट, इसको अगर मैं लिटिल ट्रांसलेशन करें, अगर हैसअप के मामले में कोई बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल रहा हो तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वो खुद जो है शोध कार्य करने लायक क्षमता रखते हो। उसके अलावा जो हैसअप की जो प्रणाली है उसको वेरीफाई करने लायक उनके अंदर क्षमता हो। तो आपके हैसअप की समूह जो टीम बना रहे हैं आपके संस्थान के अंदर, उनमें इन लोगों की जो है, उन लोगों को शामिल करिए जिनको वाकई में इन सब चीज़ों की जानकारी हो, उनके अंदर ये क्षमता हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो हैसअप की टीम को एकत्रित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्क्राइब द इंटेंडेड यूज ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द फूड। कौन है आपके ग्राहक, उनकी जो है पूरी की पूरी जो है विस्तार रूप में जो है चर्चा करिए। ये बात क्यों अहम है? कभी कभार देखिए ऐसा होता है, कोई बीमार व्यक्ति होता है, शिशु होती है, इनके लिए अगर हम कुछ खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ जो है उनको बनानी पड़ती है, और उनके जो है स्वास्थ्य को जो है मद्देनजर रखते हुए, उनकी जो स्वास्थ्य की जो हालात होती है उनको मद्देनजर रखते हुए आपको खाद्य पदार्थ की जो है निर्माण करना जरूरी होता है। ये अलग अलग, एक कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी शरीर में जो है जो कीटाणु से जूझने की जो क्षमता होती है वो जाहिर सी बात है कम होती है। तो उसके लिए जो है खाद्य पदार्थ कैसे बनाया जाना चाहिए इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो कौन है आपके ग्राहक? आप शिशु को जो है कुछ खिलाने के लिए कुछ पदार्थ बना रहे हैं, आजकल जो है
ये इन्फेंट फॉर्मूला करके आता है, सेरेलैक, नेस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें शिशु को खिलाने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसे कोई पदार्थ जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं तो और ज़्यादा जो है सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी भी जो है ऐसे कोई खतरा उसमें रहेगी तो शिशु के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है। तो ये तय कर लेना कि आपके ग्राहक कौन है। उसके बाद ये आपने जो है प्रवाह आरेख, मैंने ये आपको समझाया था जी कि ये एक उदाहरण है आपके सामने जो दिखाया गया है कि आप कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की जो है आप निर्माण करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए ये एक तरीके से प्रणाली होती है, स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर होता है, उसको आप एक प्रवाह आरेख के रूप में बना लीजिए। इससे फायदा ये होता है, आप सीसीपी आइडेंटिफाई करने में कौन से चरण में जो है सीसीपी, किस चरण को आप सीसीपी बना सकते हैं, इसकी समझ आपको आसानी से हो जाएगी। ये तय करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जो है ऐसे प्रवाह आरेख की जो है बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आते हैं, ये जो प्रवाह आरेख आपने जो बनाया है उसकी जो है जांच करें। जांच कैसे करते हैं, आपने देखिए ये जो बहुत सारे प्रवाह आरेख है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीजिंग है, तो आप इसको जो है फ्रीजिंग है तो आप अपने संस्थान में जाके देखिए वाकई में फ्रीजिंग होता है, ये हमने कागजी सिर्फ महज कागजी कार्रवाई करी है। आपने जो कुछ भी लिखी है, तय किया है कि ये हमारे यहाँ हमारे संस्थान में यही प्रणाली है, इसी जो है स्टेप्स के माध्यम से जो प्रोडक्शन किया जाता है, वो वाकई में वो स्टेप है भी कि नहीं, उसको जाके ऑन साइट पता करिए, उस जगह पे जाके पता करिए। स्टोर किया जाता है तो स्टोर में जाके तय करिए, एक जगह बैठ के नहीं लिखा जाता है। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद जो है आप सबसे पहले सिद्धांत पे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है इसको कभी भूलना नहीं होता है। एसएप प्लान बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएप प्लान और ये 3 गाइडलाइंस ये भी इम्पोर्टेंट है। अमल करने से पहले ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, इसके बिना एसएप जो है आप अमल कर ही नहीं सकते। इससे पहले हमने जो टर्म्स हैं इसको समझा है, चर्चा की है और इसकी जो है बारे में विस्तार रूप में हमने पढ़ने की कोशिश करी। अब आते हैं हम पहला जो सिद्धांत है उसके बारे में, हैज़ार्ड की एनालिसिस, यानी कि जो खतरा है उसका विश्लेषण करें, किस किस्म का खतरा हो सकता है उसकी पूरी विश्लेषण करें। तो विश्लेषण करते में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल प्रिपरेशन, यूज बाय द कंज्यूमर। देखिए 5 चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आप खाद्य पदार्थ की जो है जो मौजूद खाद्य पदार्थ में मौजूद खतरा का जो है विश्लेषण करेंगे या संभावित खतराओं का जो है विश्लेषण करेंगे तो उसका कोई फायदा होगा, मतलब होगा। ये पहला सिद्धांत है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करना, तो संभावित खतरों का जो है एक लिस्ट तैयार करना, ठीक है, और उन संभावित खतरों से होने वाली नुकसान, उसकी जो है गंभीरता कितनी है उसको जो है तय करना। तो इन दोनों चीज़ों को करने में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ेगी वही यहाँ पे चर्चित है। इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल, हिंदी में जाते हैं। सामग्री और कच्चे माल, जो सामग्री या कच्चा माल आप प्रोडक्शन के खाना बनाने में आप इस्तेमाल करते हैं उनको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। उनसे खाद्य पदार्थ में प्रवेश करने वाली संभावित खतरे उनको जो है आप लिस्ट बनाएं, ठीक है, उनकी एक सूची बनाएं। फिर उत्पाद भंडार यानी कि स्टोर में से स्टोरेज के दौरान जो है जो खतरा जो है खाने में खाद्य पदार्थ में प्रवेश कर सकती हैं उनकी एक सूची बनाएं।
उसके बाद वितरण, जब खाना बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उस स्टेज में जो है आपकी जो है क्या खतरा जो है, संभावित खतरा जो है खाने में प्रवेश कर सकती हैं, उनकी एक सूची बनाएं। अंतिम तैयारी, फाइनल प्रिपरेशन, खाना बना लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो हर कहने का मतलब ये है, हर एक स्टेज पे संभावित खतरा जो खाद्य पदार्थ में शामिल हो सकती हैं, उनकी एक सूची बनाएं, और हर एक खतरा का जो है पूरी विस्तार रूप में जो है जानकारी ले, और उसको उसकी लिखा पढ़ी करें। कीटाणु है तो कौन सी कीटाणु है, किस किस्म की कीटाणु है, इसको खाने से किस किस्म की बीमारी होती है, और बीमारी की जो है गंभीरता कितनी हो सकती है, पूरी तरह से इसको पढ़ें। तब जाके आप सही मायने में आप कंट्रोल कर पाएंगे उस खतरे को। राइट, तो यहाँ तक आज जो है ख़त्म करते हैं। आगे जाके कल अगले लेक्चर में जो है हम सिद्धांत 2 से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अगले वीडियो में देखते हैं।